नमस्कार। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हमें खुशी है कि आज हमारे स्टूडियोज में मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी उपस्थित हैं। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी आपके पास है। बहुत बहुत स्वागत है माननीय उप मुख्यमंत्री जी आकाशवाणी के स्टूडियोज में। धन्यवाद सर। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक विविधताओं वाला प्रदेश है, देश का हृदय प्रदेश है। यदि हम प्रदेश के स्वास्थ्य परिदृश्य की बात करें, क्योंकि आप इस विभाग के मुखिया हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य को बेहतर करने की जिम्मेदारी आपके पास है। प्रदेश के स्वास्थ्य परिदृश्य पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे विचार हैं आपके? विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आपसे चर्चा करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य का जो परिदृश्य है, मुझे ये बताने में खुशी है कि निरंतर सुधार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य की तरह ही था 2003 के पहले, और मध्य प्रदेश में लगभग सभी सेक्टर्स में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत कमजोर था, जिसके कारण सुविधाएं और जो एक मानक होता है उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बेहतर सहयोग नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा दिया जा रहा है, उसके बाद बहुत तेजी से हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स में सुधार हुआ है। और लगातार लगभग अधोसंरचना में ही यदि हम बात करें, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सभी में अधोसंरचना में बहुत व्यापक काम हो रहा है। और पदों की भर्तियां भी, डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की कमी जो सबसे बड़ी चुनौती इस क्षेत्र की रही है, उसकी भी स्वीकृति डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट ने दी है। उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से जिस तरह से हमने पावर सेक्टर में एक बिल्कुल ही रिवोल्यूशन किया, इरिगेशन में किया, रोड में किया, उसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में भी तेजी से सुधार हो रहा है। और हम बहुत जल्दी, हमारी कोशिश है कि हम जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, सूचकांक हैं स्वास्थ्य के, उसको हम देश में टॉप 3 राज्यों में शामिल करने में सफल होंगे। तो एक बीमारू राज्य से एक स्वस्थ प्रदेश की ओर आप बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि सभी जो सूचकांक हैं, स्वास्थ्य के सूचकांक हैं, उनको बेहतर करने के प्रयास चल रहे हैं। जब आपने कार्यभार संभाला, इस विभाग की जिम्मेदारी आपने संभाली, उस समय क्या चुनौतियां थीं आपके समक्ष? और उन चुनौतियों को जब आपने देखा, महसूस किया, तो एक आपके दिमाग में एक ऐसा विजन, एक संकल्प जरूर पैदा हुआ होगा कि हमें इस क्षेत्र में, इस विभाग में किस तरह के काम करने हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या चुनौतियां थीं जब आपने इस विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी? सबसे बड़ी चुनौती तो मानव संसाधन की थी। जब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार नहीं करेंगे, तब तक हम इंडिकेटर्स को सुधारने में सफल नहीं होंगे। यदि ग्रामीण क्षेत्रों से हर मरीज को जिला अस्पताल आना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में आना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि रास्ते में बहुत सी कैजुअलिटीज होंगी और उस तरीके से हम इंडिकेटर्स को बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले इस कार्यभार संभालते ही जो ब्लॉक लेवल पे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमने कहा इनको जिला अस्पताल के लेवल में लाने के लिए हमको क्या करना होगा। तो फिर ये बात निकल के आई कि मानव संसाधन, वहां पे डॉक्टरों की कमी है, विशेषज्ञों की कमी है, वहां पर जो भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी स्वीकृतियां तो हो गई हैं, उस पे काम शुरू करने की चुनौती थी। तेजी से उनके काम शुरू किए गए, लेकिन मानव संसाधन की कमी स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूं। लेकिन मुझे खुशी है कि इन 1-1.25 साल के अंदर हम लोगों ने इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड जो होता है IPHS 12, उसके अनुसार गणना करने के बाद ये निकाला कि आखिर कितने मानव संसाधन, जिसमें डॉक्टर भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी है, फार्मासिस्ट भी है, टेक्नीशियंस भी हैं, वार्ड बॉय से लेके सारे लोग हैं, आखिर कितने लोगों की आवश्यकता है। तो वो पूरी गणना के बाद जो पदों की आवश्यकता निकल के आई, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियर करा के कैबिनेट से ले जाके उसको अप्रूव कराना, ये 1 वर्ष की इस क्षेत्र के बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी सफलता मैं मानता हूं। और हमारी कोशिश है कि अक्टूबर माह तक यदि कोई वैधानिक अड़चन नहीं आएगी और जो लोग सेलेक्ट होंगे वो ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारे जो 350 के लगभग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें हम सभी पदों को भरने में सफल हो जाएंगे। आपने कहा कि मानव संसाधन एक सबसे बड़ी चुनौती थी और मानव संसाधन की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तमाम तरह के आपने उपाय किए और बहुत जल्दी उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, वहां पर डॉक्टर्स तैनात हो सकेंगे। निश्चित रूप से हमारे देश की, प्रदेश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना स्वाभाविक रूप से भी एक बड़ी प्राथमिकता होती है किसी भी सरकार की। हम जानना चाहेंगे
कि मानव संसाधन के अलावा बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन की किस तरह की योजना है? एक तो हम लोग जैसा एक मापदंड है कि 5,000 के पॉपुलेशन में उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, 30,000 के पॉपुलेशन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, 1,20,000 के पॉपुलेशन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। तो उसका भी आकलन करके और कितने हमारे सेंटर हैं जिसका उन्नयन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आमतौर पे सब हेल्थ सेंटर को पीएचसी बनाने की मांग आती है, पीएचसी को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने की मांग आती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो 30 बेड का अस्पताल है उसको 50 बेड का सिविल अस्पताल बनाने की बात आती है। तो उसका भी सर्वे और फिजिबिलिटी निकाल के उसके उन्नयन की दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, ज्यादा डॉक्टर्स तैयार करना, इसके लिए मेडिकल कॉलेज नए नए खोलना। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि 2003 के पहले तो हमारे मध्य प्रदेश में मात्र 5 ही मेडिकल कॉलेज थे शासकीय, जो अब 17 हो गए हैं। और इस साल सिंगरौली और श्योपुर में नए मेडिकल कॉलेज शुरू करके हम उसको 19 पहुंचाएंगे। और अगले साल जो हमारे मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है 6 और बन के तैयार होंगे। तो इस प्रकार से 25 शासकीय मेडिकल कॉलेज हमारे हो जाएंगे आने वाले 2 वर्षों में। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बहुत तेजी से हमारे यहाँ आए हैं, उनकी संख्या भी लगभग 13 है। तो कुल मिला के एमबीबीएस की सीटें सरकारी और प्राइवेट को मिला के 5,000 हो गई है। और पीजी विशेषज्ञ जिसे तैयार होते हैं उसकी 2,500 हो गई है सरकारी और प्राइवेट मिला के। और आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने आने वाले 3-4 वर्षों में 75,000 एमबीबीएस की सीटें इस देश में बढ़ जाएं, इसकी बात कही है। तो उन 75,000 सीटों में हमारे मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन भी, जो आज 5,000 एमबीबीएस की सीटें हैं, वो 10,000 हो जाएं। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर लगभग 12 जिलों में हमने पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निजी निवेशकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है। और सरकारी हम बना ही रहे हैं, 2 इस साल और 6 अगले साल। तो कुल मिला के एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी तो डॉक्टर्स ज्यादा मिलेंगे, पीजी सीटें बढ़ेंगी तो विशेषज्ञ ज्यादा मिलेंगे, और फिर इन विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और तीसरा जो बड़ा काम अभी हाथ में लिया है कि जो हमारे संभागीय मुख्यालय, जहां पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, इसको हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लेवल पर हर प्रकार की सुविधाएं, वहां पे अच्छे कैंसर अस्पताल हो, कैंसर की जो आधुनिक मशीनें हैं, लीनियर एक्सेलरेटर, पेट स्कैन, ब्रैकीथेरेपी जैसी अति आधुनिक मशीनें जवाहरलाल नेहरू कैंसर इंस्टीट्यूट में है, वैसे ही हमारे सरकारी अस्पतालों के संभागीय मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेज में यदि व्यवस्था होगी तो संभागीय मुख्यालय से बाहर लोगों को जाने की मजबूरी न रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जो आवश्यक कदम है वो उठा लिए गए हैं, ऐसा हम लोग मानेंगे। एक बहुत अच्छी बात यह है कि आयुष्मान भारत योजना बना के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, वो किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई सरकार आएगी तो ऐसी योजना बनाएगी कि गरीब से गरीब आदमी 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी जाके करा सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में हर व्यक्ति सक्षम हो गया है। यदि किसी के जेब में 1,000 रुपए नहीं है, लेकिन यदि वो बीमार हो गया है, उसके परिवार का कोई बीमार हो गया है, तो वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है बड़े से बड़े अस्पताल में जाके। उससे कोई पैसा नहीं मांगेगा, सिर्फ आयुष्मान कार्ड दिखाना पड़ेगा, वो उसको भर्ती करके किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, एंजियोप्लास्टी हो रही है, बाईपास सर्जरी हो रही है। इस प्रकार के खर्चीले इलाज भी मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी प्राप्त कर रहा है। तो चुनौतियों से ही अवसर उत्पन्न होते हैं बेशक, और जैसा कि आपने बताया कि तमाम तरह के ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र का आधारभूत ढांचा वो मजबूत हो और आम से आम व्यक्ति को दूर दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच सकें। प्रदेश में यदि हम मातृ और शिशु मृत्यु दर की बात करें, हम ये कह सकते हैं कि उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जितनी होनी चाहिए, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि शासन की क्या स्ट्रेटजी है इस दर को बेहतर करने के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश को और बेहतर करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे ये बताने में संतोष है कि मातृ मृत्यु दर जो 2003 में 498 थी वो 173 हो गई है, और जो शिशु मृत्यु दर थी वो भी अब 43 हो गई है, जो 20 साल पहले बहुत ज्यादा थी। लेकिन अभी भी ये स्थिति देश के परिदृश्य में यदि हम देखें तो अच्छी नहीं है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी के हाथों हम एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, मातृ शिशु संजीवनी मिशन, जिसमें अनमोल पोर्टल 2.0 का लॉन्चिंग भी होगी, जिसमें जितनी भी हमारी गर्भवती माताएं हैं उन सब का पंजीयन होना चाहिए, और पंजीयन होने के बाद सबका एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए, जिसके बाद 4,000 रुपए उनको दिए जाते हैं कि वो अपने आवश्यक पोषण के लिए जो भी व्यवस्था हो वो कर सकें। फिर हर 3-3 महीने में उनका एंटीनेटल चेकअप होना
जरूरी होता है और लास्ट में डिलीवरी के बाद उनको 12,000 रुपए दिए जाते हैं। तो हम लोगों की ये कोशिश है कि हम हर त्रैमासिक चेकअप के समय उनको राशि दें। यदि कोई हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी है, उच्च जोखिम वाली, तो उसके लिए हर महीने की 9 तारीख और 25 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गायनाकोलॉजिस्ट जो होती है हमारी स्त्री रोग विशेषज्ञ, उसको ब्लॉक लेवल पर पहुंचाना और सारे रजिस्टर्ड गर्भवती महिलाएं जिनका एंटीनेटल चेकअप के बाद ये समझ में आया है कि ये हाई रिस्क प्रेग्नेंट है, उनको हर महीने वहां पर पहुंचाना। आशा के माध्यम से उनके परिवार के लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप लोग भी गंभीरता के साथ ही विषय को लीजिए और इनको हर महीने ले जाके दिखाइए, जिससे कि हर महीने वो क्लोज मॉनिटरिंग हो। और उसके बाद यदि लगता है कि इसको हायर सेंटर में भेजने की आवश्यकता है, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में, तो समय रहते उनको पहुंचाएं, क्योंकि एनीमिया की कमी, हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर और हेमरेज जिसमें ब्लीडिंग के कारण डेथ हो जाती है, ये सब चीजों पे रोकथाम हो सकती है यदि वो डॉक्टरों के, यदि उनका सबका पंजीयन हो जाए और उनका एंटीनेटल चेकअप हो जाए। तो जो मातृ शिशु संजीवनी मिशन, उसके बाद जो अनमोल पोर्टल के माध्यम से काम शुरू होगा, वो ज्यादा माइक्रो लेवल पर स्वास्थ्य कर्मियों को और गर्भवती माताओं को हैंडल करने में के लिए कारगर साबित होगा। और उसके बाद निश्चित रूप से, जैसा आपका सवाल था, कि इसको और बेहतर बनाने के लिए, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और आप क्या कर रहे हैं, सरकार क्या करने जा रही है, तो इस संजीवनी मिशन से काफी कमी आएगी और हमारे इंडिकेटर्स में काफी सुधार होगा। उम्मीद करते हैं कि जो एक संजीवनी मिशन आप शुरू कर रहे हैं, उससे ये दर, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इसको हम बेहतर करने की स्थिति में होंगे। मेडिकल कॉलेज आपने बताया कि बहुत सारे प्रदेश में खुल गए हैं और ये सीट्स जो है, एमबीबीएस की सीट्स 10,000 करने का आपका लक्ष्य है। तो हम जानना चाहेंगे कि इसके साथ, सीट्स के साथ, वहां का जो स्टाफ है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, बहुत बड़ी चुनौती होती है उसको उपलब्ध कराना, उसके लिए किस तरह की योजना है? उसमें भी हम लोग ये देख रहे हैं, जैसे अभी इंदौर में 778 करोड़ रुपए की, वहां के 75 साल पहले बने मेडिकल कॉलेज में समय समय पर आवश्यकता अनुसार निर्माण होते रहे, लेकिन आने वाले 50 सालों को ध्यान में रख के और क्या निर्माण इस प्रकार से किया जाए जो कि अति आधुनिक सुविधाओं से लैस हो और आज के समय के मांग के अनुरूप हो। तो इसमें फर्स्ट फेज में हमने इंदौर मेडिकल कॉलेज को और रीवा मेडिकल कॉलेज को वहां पर एक कमेटी बना के और एनालिसिस करवाई थी और उसमें 778 करोड़ रुपए इंदौर के लिए और 322 करोड़ रुपए रीवा के लिए मंजूर हो रहे हैं, जिसमें वो सारी कमियां जो हैं उनको इस प्रकार से दूर करेंगे कि आने वाले 50 वर्षों तक फिर कोई काम करने की वहां आवश्यकता न पड़े और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में हम उसको विकसित कर सके। इसी प्रकार से अब दूसरे चरण में हम ग्वालियर को भी लेने जा रहे हैं। सागर मेडिकल कॉलेज भी हमारी प्राथमिकता में है, जो बुंदेलखंड को कैटर करेगा। उज्जैन में मेडिसिटी का काम लगभग 700 करोड़ रुपए का शुरू हो चुका है और उसका भी संघर्ष के पहले उसको निर्माण पूरा करके मेडिकल टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए जो आज के समय की आवश्यकता है, उज्जैन को भी उसी प्रकार से विकसित किया जाएगा। तो कुल मिला के मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और हॉस्पिटल और इस समय जो बीमारियां फैल रही हैं, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे कैंसर से संबंधित बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं, इंदौर में मुझे आपको बताते हुए संतोष है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का काम जो इंदौर में शुरू हुआ, 100 से ज्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट वहां पर हो चुके हैं। दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट जबलपुर में हमने अभी शुरू कर दिया है, जो सिकल सेल एनीमिया का और थैलीसीमिया का एक परमानेंट इलाज माना जाता है और कई प्रकार के कैंसर के लिए भी जरूरी होता है। इसके लिए बॉम्बे और दिल्ली लोगों को जाना पड़ता था। अब हमारे मध्य प्रदेश में ही ये चिकित्सा सुविधा शुरू हो गई है और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो हमारे 4 बने हैं, रीवा में, जबलपुर में, ग्वालियर में और इंदौर में, वहां एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, न्यूरो से रिलेटेड गंभीर और बड़ी सर्जरी, ये सारी चीजें भी शुरू हो गई हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि रीवा जैसे जगह पर, जो विंध्य क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है, वहां पर अब किडनी ट्रांसप्लांट होने लगा है। 10 से 12 प्रतिदिन वहां एंजियोप्लास्टी हो रही है, बाईपास सर्जरीज हो रही हैं। इन बीमारियों के लिए लोगों को दिल्ली, मुंबई में भटकना पड़ता था, नागपुर जाना पड़ता था। वहां जाने वालों की दर जो है 50% से कम हो गई है। हमारी कोशिश है कि वो 0% हो जाए और ग्वालियर और इंदौर और उज्जैन और भोपाल और रीवा, सागर, ये सेंटर ऐसे हो जाएं कि यहीं पर हर प्रकार का इलाज लोगों को उपलब्ध मिल सके। तो तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं जिनका लाभ हम देख सकते हैं। एक बात तो तय है कि
जिस तरह से चुनौतियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ी हैं, उसी तरह से बीमारियां भी तरह तरह की आज बढ़ रही हैं। और हमारा ये मानना है कि यदि हम जागरूक रहें, बहुत सारी बीमारियों के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में जागरूक रहें, तो बहुत सारी बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उनको गंभीर रूप लेने के पहले उनको हम रोक सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसमें शासन और कम्युनिटी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हम लोगों को जागरूक करें ताकि स्वास्थ्य के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो उनको पता हो और बहुत सारी ऐसी परेशानियों से वो बच सकते हैं? देखिए, पहला सुख होता है निरोगी काया, और इसलिए लोगों को बिल्कुल इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि यदि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तभी हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसके प्रति उनको जागरूक रहना पड़ेगा और आगे आके उसका लाभ उठाना पड़ेगा। 20 फरवरी से 31 मार्च तक हमने एक अभियान चलाया भारत सरकार के कार्यक्रम के अनुसार, निरोगी काया अभियान। उसमें ब्लड प्रेशर की जांच, 30 वर्ष से आयु के जितने भी लोग हैं, बीपी की जांच, शुगर की जांच, फैटी लीवर की जांच, और कैंसर में ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इसकी जांच लोगों की हो। ये राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ के साथ साथ एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है, राइट टू स्क्रीनिंग। अब इसमें हर व्यक्ति को आगे आना है। उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से इस अभियान का संचालन होता है। आशा और एएनएम घर घर जाके और इस प्रकार की जांच करती हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 1.5 महीने के अंदर 78 लाख से ज्यादा लोगों का बीपी की जांच हुई, लगभग इतने ही ब्लड डायबिटीज की जांच हुई है, 38 लाख लोगों की फैटी लिवर हुई, क्योंकि उसमें ब्लड लेना पड़ता है तो कंसेंट होती है तब ब्लड मिलता है, बाकी तो मशीनों से जांच हो गई। और इसी प्रकार से 12 लाख ओरल कैंसर, 5 लाख ब्रेस्ट कैंसर और 3 लाख लोगों का सर्वाइकल कैंसर की जांच हुई है, जिनकी रिपोर्ट अभी आएगी तो मालूम पड़ेगा कितने लोग डिसीज्ड हैं। इसी प्रकार से टीबी मुक्त भारत अभियान चला, जो 100 दिन का अभियान चला दिसंबर 24 से, और इसमें मध्य प्रदेश ने बहुत तेजी के साथ स्क्रीनिंग की है। और दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मध्य प्रदेश को पुरस्कार दिया इस बात के लिए कि अकेले इन 100 दिनों में हमने 28,000 टीबी के मरीजों को चिन्हित किया और उनकी दवाइयां शुरू की, उनको पोषण आहार के लिए निक्षय मित्र बनाए। हर महीने 1,000 रुपए उनको पोषण के लिए, क्योंकि टीबी के लिए पोषण एक दवाई ही है, लेकिन गरीबी के कारण लोग उस पोषण ले नहीं पाते, तो 1,000 रुपए उनके खाते में डालना और निक्षय मित्र बना के, और फूड बास्केट जो लोग अपने स्वेच्छा से रोगियों को गोद में ले लेते हैं उनके लिए व्यवस्था की। तो ये अभियान जो चला इसमें भी काफी कवरेज हुआ है, एक अवेयरनेस आया है। ये अभियान के प्रति लोग सजग रहें, सतर्क रहें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रहा है, उसमें हम सफलता प्राप्त कर सके। विकसित भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत बनाना भी मोदी जी का मिशन है। इसमें सरकार के प्रयास के साथ साथ आपके माध्यम से मैं जो लोग भी सुन रहे हैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि उसमें आप सब भी जागरूक हो, सक्रिय हो और अपना योगदान दें। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे कि ऐसा कहा जाता है कि मीडिया में हम पढ़ते सुनते हैं कि आप अपने क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य को देखें। आपकी क्या टिप्पणी है इसके बारे में? देखिए, अभी हमने आपको इंदौर मेडिकल कॉलेज की बात कही, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की बात कही, सागर की बात कही, जबलपुर की बात कही। तो जब हम मंत्री होते हैं तो फिर पूरे प्रदेश की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम विधायक हैं तो हमारी जिम्मेदारी अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रति है। स्वाभाविक है कि अपने विधानसभा के प्रति जहां की जनता ने आपको चुन को भेजा और जिसके कारण आप मंत्री बने, स्वाभाविक है कि वहां आपकी ड्यूटी है कि कोई कसर बचे ना। लेकिन पूरे प्रदेश को समग्र रूप से यदि हम प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें फिर हर संभागीय मुख्यालयों में, हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में 348 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं ब्लॉकों में, सभी में डॉक्टरों की भर्ती हो जाए और सभी में भवन बन जाए और सभी में पर्याप्त दवाइयां रहें, सभी में पर्याप्त जांच के लिए लैब रहे। तो ये तो मैंने 348 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात कही जिसमें पूरा प्रदेश कवर हो रहा है। तो इसलिए ये मानना सही नहीं है। पूरे प्रदेश को में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कसर न रह जाए, ये हमारा प्रयास है। राजनीति शुरू से आपका शौक था, या यदि आप राजनीति में नहीं होते तो कहाँ होते? क्या पाते हैं अपने आप को, कहाँ पाते हैं? राजनीति का शौक तो शुरू से था, ये बात सही है। छात्र जीवन में ही जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रेसिडेंट बना तभी से सार्वजनिक जीवन में काम करने की रुचि पैदा हो गई। प्रेसिडेंट बनने के पहले भी दूसरे लोगों को चुनाव लड़ाना और फिर उसमें लोगों से संपर्क करना, फिर उनको जिताना और फिर बाद में खुद ही मैं अध्यक्ष बना। तो ये बात सही है कि शुरू से ही एक रुझान हर व्यक्ति के युवा अवस्था में ही आ जाता है। तो राजनीति की ओर मेरा रुझान था और उसके बाद उतार चढ़ाव भी आए। 2 बार चुनाव के लिए मैंने टिकट मांगा, नहीं मिला,
तीसरी बार मिला तो मैं चुनाव हार गया। फिर चौथी बार जब जीता तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीता। तो 6 महीने में पहली बार जीतने के बाद मंत्री बन गया। फिर 1.5 साल मंत्री रहे, फिर मंत्री पद से हटे भी, फिर मंत्री बने। फिर हमारी जब सरकार बनी तो फिर मंत्री नहीं बने। तो ये उतार चढ़ाव राजनीति में जरूर चला, लेकिन राजनीति मेरे रुचि का विषय रहा है। और बाकी मेरा बैकग्राउंड तो ऐसा था कि पिताजी का भी काफी काम था, तो यदि मैं राजनीति में नहीं आता तो उनके काम को देखता। तो राजनीति आपकी रुचि थी। इसके अलावा क्या क्या रुचि है आपकी? कौन सी रुचियां हैं और कौन से शौक हैं आपके? क्या गीत संगीत वगैरह पर रुचि है आपकी? गीत संगीत तो सुनने की रुचि है, क्योंकि संगीत जिसको अच्छा नहीं लगता उसका मतलब वो व्यक्ति नीरस है। दिमागी थकान को दूर करने के लिए संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम है। कोई भी काम, जिसको जो काम सौंपा गया है, जब वो बेहतर तरीके से करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो संगीतज्ञ हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो। कोई गीत जो आपको बहुत पसंद हो? आमतौर पे जब मैं कभी कार्यक्रम में जाता हूँ और गीत गाने के लिए लोग कहते हैं तो एक गीत, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदल चोर चुराए, मुकेश की आवाज में। तो आपको गीत पसंद है, तो ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते थे आपकी पसंद का। तो सुनते हैं ये गीत, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे, पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।
दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। तमाम व्यस्तताओं और भागदौड़, राजनीति के उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, झेले हैं, नजदीक से देखे हैं। निश्चित रूप से तनाव भी होते होंगे, क्योंकि हर आदमी के जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां हैं, हर व्यक्ति अपने को आपको स्वस्थ रखने के लिए तमाम तरह के प्रयास करता है। कैसे सामंजस्य बनाते हैं कि राजनीति को भी देखना है, इसके उतार चढ़ाव, इसमें जो तमाम तनाव है, परेशानियां हैं, उनको भी देखना है और अपने आप को खुद को भी स्वस्थ रखना है। कैसे तालमेल बैठाते हैं इन सब चीजों में? स्वस्थ रहने के लिए तो यही है कि आप सुबह जल्दी उठें और वॉक करें, तो सुबह का माहौल जो रहता है उससे आपको मानसिक शांति मिलती है। तो ये मेरे रूटीन का अंग है और इसमें मैं दो काम कर लेता हूँ। सुबह उठ के निकल जाता हूँ तो घूमना भी हो जाता है और जहाँ जो विकास के कार्य, जब मैं रीवा में रहता हूँ तो उसका निरीक्षण भी हो जाता है। काम मॉनिटरिंग से तेज होते हैं, तो एक तो ये रहता है। बाकी जहाँ तक तनाव की बात है, तो हम लोग राजनीति में आने के बाद, लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि राजनीति में आने में आपको क्या फायदा हुआ है, तो मैंने कहा सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि आलोचनाएं मुझे अब परेशान नहीं करती जी। तो इसलिए मानसिक टेंशन नहीं होता है। नहीं तो पहले मैं बहुत सेंसिटिव था, कोई भी यदि बता दे कि फलानी जगह आपकी आलोचना हो रही थी तो मुझे रात में नींद नहीं आती थी। लेकिन अब चैन की नींद आती है, क्योंकि आलोचनाएं हमारी उपलब्धियों पर पानी नहीं फिर सकती। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, हमने जो लकीरें खींची हैं वो काल के कपाल पर अमिट हो गई है, आपकी आलोचनाएं हमारी उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकती। तो इसलिए उसी भाव से मैं लेता हूँ। हमारे जो विरोधी मित्र हैं वो आलोचना करते हैं तो वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसको मैं दिल से नहीं लेता और इसलिए तनाव नहीं होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, एक संतुलन। आखिर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपील, कोई संदेश? विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से, जो भी श्रोता हैं, उनसे यही निवेदन करता हूँ कि लंबे समय के बाद हमारे देश में एक ऐसा दौर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य और शिक्षा को फोकस किया जा रहा है, रोजगार को फोकस किया जा रहा है। अभी तक तो हम कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण हमारी आर्थिक बीमारी के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन अब तो हम विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अब हम तीसरे नंबर की बनने वाले हैं और 2047 में आर्थिक महाशक्ति बनकर चाइना, अमेरिका को भी हम पीछे करने वाले हैं। इसलिए हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। सरकार मुफ्त दवाइयां दे रही है, मुफ्त जांच का इंतजाम कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर सुविधा हो इसका प्रयास कर रही है। आप सब अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और जितने भी अभियान चल रहे हैं, टीबी मुक्त भारत अभियान, सिकल सेल उन्मूलन अभियान, निरोगी काया अभियान, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मातृ शिशु संजीवनी मिशन, इन सब चीजों के प्रति आप जागरूक हों और सिर्फ स्वास्थ्य के वर्कर के साथ एक समन्वय बनाएं और क्या चल रहा है उनसे जानकारी प्राप्त करें और अपने परिवार, अपने समाज, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों को जागरूक करके, और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का तो एक ही सीधा तरीका है, आगे आओ, लाभ उठाओ। आप आगे आइए और लाभ उठाइए और सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है, इसको प्राप्त करें। तो सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तमाम तरह के सरकारी कार्यक्रम हैं, उनकी जानकारी लें और अपने स्वास्थ्य के प्रति हम खुद सचेत रहें, जानकारी रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें, परिवार और समाज को स्वस्थ रखें। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण बातचीत आपसे हुई। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत हमारे श्रोताओं को बहुत सारी ऐसी जानकारी प्रदान करेगी जो वो अपने आप को, अपने परिवार और समाज को स्वस्थ करने की दिशा में बेहतर कर सकेंगे। आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियोज में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।